जब चार चोरों ने सोचा कि अब एक अमुक गांव में चोरी की जाए और वह उस गांव के लिए मध्य रात्रि में अपनी छोटी सी बनाई गुप्त झोंपड़ी से निकले और चल पड़े बिना जाने कि इस गांव में सालों से कोई रहता ही नहीं है। फिर क्या होता है जानेंगे इस कहानी में आज। अर्जुन, सूर्य, श्रवण और गोपाल नामी चोर थे, पर किसी भी जगह वो पकड़े नहीं गए थे। अब तक बहुत सी चोरियां का उन्हें काफ़ी माल मिला था और उन्होंने वो माल जमा कर लिया था जो अब उनकी उस जंगल वाली झोपड़ी में था, जिसको उन्होंने बेहद हिफाजत से पेड़ों और झाड़ियों से छुपा कर रखा था, जहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। अब समय था कि वे अगली चोरी के बारे में सोचें। सबने बहुत सोचा और कई नक्शे भी बनाए, पर वो लगभग सभी गांव में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। तब गोपाल बोला, कल मैंने बाजार में कुछ लोगों को बातें करते सुना। वो सब कह रहे थे यहाँ से करीब 20 मील दूर उस अंधेरे जंगल को पार करके एक गांव है जहाँ पर हर घर में बहुत सारा सोना और चांदी है। पर उन्होंने ये भी कहा कि जंगल को पार करके वहाँ जाना पड़ता है और गांव के लोग चोरों और डकैतों को नहीं छोड़ते हैं और उन्हें वहीं पर मार देते हैं। बहुत से चोर और डकैत जो वहाँ चोरी करने गए कभी वापस ही नहीं लौटे। यह कहकर गोपाल चुप हो गया। बाकी चोर भी अब चुपचाप खड़े थे। अर्जुन और सूर्य बोले, अरे तुम लोगों को क्या हो गया है? ज़रा से खतरे से इतना डरते हो? हमने बेहद खतरनाक इलाकों में चोरियाँ की हैं, डाके डाले हैं, और ये गांव एक गांव ही तो है। लेकिन अभी पूरी बात तो सुनो जो मुझे कल एक व्यक्ति ने बताई इस गांव के बारे में। तुम लोग शायद जानते होगे कुमार को, जो अक्सर हमें बंदूक की गोलियां लाकर देता है। मैंने इस गांव के बारे में उससे पूरी जानकारी लेना चाही। वह बोला, सुनो गोपाल, मैं तुम्हें यही हिदायत दूंगा कि उस गांव का ख्याल अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो। मैंने अपने सूत्रों से सुना है कि एक बार मंगल डकैत का गिरोह गलती से उस गांव में चोरी करने चला गया था। वो लोग करीब मध्य रात्रि में वहां पर पहुंचे होंगे। उन्होंने सारा गांव छान लिया, पर उनको एक भी व्यक्ति वहां नजर नहीं आया। फिर उन लोगों ने सोचा क्यों ना अलग अलग होकर पूरी तरह से एक एक घर की छानबीन की जाए। अब सब गिरोह के डकैत अलग अलग हो गए। वो एक एक घर को तलाशने लगे और जब एक डकैत ने एक संदूक खोला तो उस संदूक में कुछ नहीं था और एक हाथ जो कटा नहीं था मगर संदूक के अंदर से ही निकल रहा था और उसकी गर्दन को बुरी तरह से दबा लिया, यानी उस डकैत की। उधर एक डकैत ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, सामने 8 फीट की काली आकृति खड़ी थी। उस डकैत ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से हट गया। उधर एक डकैत जो पानी पीने के एक छोटे से मिट्टी के घड़े के पास गया तो वो घड़ा नहीं, एक व्यक्ति था जो घड़े की तरह लग रहा था। उसने पानी पीने का विचार त्याग कर भागने की सोची। कोई भी वहां पर डकैती नहीं डाल पाया और सब लोगों की यानी सभी डकैतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। बहुत डकैतों ने गोलियां भी चलाईं, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में उन्हें वहां से भागना पड़ा और जब वे जंगल के रास्ते निकलने लगे तब जंगली जानवरों ने उन पर हमला कर दिया। एक बात अच्छी थी कि उनके पास बंदूकें थीं। वे गोलियां चलाकर उन जानवरों को भगाने में सफल रहे, पर उनके गिरोह के कई आदमी मारे गए और बहुत से लोग घायल हो गए। वह लोग बड़ी ही मुश्किल से वहां से बचकर निकले। गोपाल के चेहरे पर अब उदासी थी। बाकी चोर उसकी तरफ एकटक देख रहे थे। फिर श्रवण, जो उनमें सबसे साहसी था, बोला, तुम इधर उधर की बातों पर मत ध्यान दो, मेरी बात सुनो। ये कुमार हमें डराने की कोशिश कर रहा है ताकि हम वहाँ बिल्कुल ना जाएं और इसके जानकार डकैत वहाँ आराम से डकैती डाल लें और खूब मालामाल हो जाएं। तुम लोगों को याद नहीं, पहले भी कई बार कुमार ने हमसे झूठ बोला है और हमारे हाथ से कई ऐसे फायदेमंद मौके निकल गए। पर इस बार श्रवण भाई वह बहुत ही निराश होकर ये बातें कर रहा था। देखो गोपाल, अगर तुम्हें किसी भी तरह का डर है तो मैं तुम्हें वहां जाने के लिए बाध्य नहीं करूंगा। तुम यहीं इसी झोपड़ी में रहकर हमारे अब तक लूटे हुए माल का ख्याल रखो। हम उसी गांव में डकैती डालकर आ जाएंगे। मगर याद रहे, डकैती का लूटा हुआ सामान, यानी कि हम जो सामान उस गांव से लूटेंगे उसमें से तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। ये सुनते ही गोपाल थोड़ा डरा, लेकिन वह अत्यधिक लालची था। उसने सोचा यह भी तो हो सकता है कि कुमार ने सच में झूठ बात कही हो अपने फायदे के लिए और सच में वहाँ पे इतना सारा सोना चांदी है तो वहाँ ना जाकर मेरा भारी वित्तीय नुकसान होगा। फिर वह सोचकर बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पर चलूँगा। ये सुनते ही श्रवण मुस्कुराया और बाकी सभी लोगों को भी उसने अपनी बात पर राजी कर लिया। उसने कहा, हम सब लोगों के पास एक दिन का वक्त है। सब लोग अपने हथियार, नक्शा और पानी की बोतलों में पानी भर लो। बाजार से हम सब फौजियों वाले जूते खरीदेंगे क्योंकि वो जंगल बेहद घना और ख़तरनाक है। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
और तुम अर्जुन और सूर्य तुम मुझे बाएं और दाएं से घेरोगे ताकि मैं तुम सब लोगों के लिए आगे का रास्ता दिखाऊं। सब अपने अपने टॉर्चों में नई बैटरी डाल लो। सब डकैतों ने दिन में थोड़ा आराम कर फिर बाजार जाकर सारा सामान खरीदा। उन्होंने दोपहर को ही कुमार को गोलियां लाने के लिए कह दिया था। तो शाम होते ही गोपाल कुमार से गोलियां लेने के लिए गया। गोपाल गोलियां लेकर अपने बैग में डाल ही रहा था कि कुमार उससे बोला, क्या बात है, आप कहाँ जा रहे हो? डकैती डालने, वह बोला। कुमार, बुरा मत मानना, उसी जंगल के पास वाले गांव में। हैं? ये क्या? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वहां जा रहे हो? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुनो गोपाल, किसी को भी ये बात झूठ लगे तो लगे, तुम इस बात को झूठ मत समझो। मेरा तुम्हें भ्रम में रखने का कोई इरादा नहीं है। फिर भी अगर तुम उन लोगों के कहने पर जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बचने का रास्ता बताता हूँ। उस जंगल के साथ एक छोटी सी नदी बहती है। अगर तुम लोग मुसीबत में पड़ो तो उस नदी में कूदकर जंगल की दूसरी ओर निकल जाना, तो तुम सुरक्षित वापस आ जाओगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, वहाँ जाने का ख्याल अपने दिमाग से अब भी निकाल दो। यही अच्छा है। ये कहकर वह वहाँ से चला गया। कुमार की बातों का उस पर यानी कि गोपाल पर कुछ असर नहीं हुआ। सब लोग उस रात सो गए अपने ही जंगल वाली झोंपड़ी में। गोपाल अब भी सोच रहा था कि अगर सच में कुमार की बात सही हुई तो क्या होगा। पर मैं एक काम कर सकता हूँ। अगर कुमार की बात सही हुई तो इन लोगों को नदी वाला रास्ता बता दूंगा, और नहीं तो अपनी डकैती डाल के सब लोगों के साथ आराम से वापस आ जाएंगे। अगले दिन सुबह सब ने डटकर तगड़ा नाश्ता किया और फिर दोपहर तक सब अपने अपने कपड़े और जूते और हथियारों के साथ तैयार थे। सब ने अपने अपने कपड़े वाले पिट्ठू बैगों को कंधे पर टांगा और शाम का पहला दौर चलते ही वह एक एक करके बड़ी चालाकी से अपने जंगल वाले घर से निकले। आखिर में सूर्य ने वह बड़ी झाड़ी वाला दरवाज़ा बड़े हल्के से उठा के उस लोहे की कुंडी को बंद किया और अब सब एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे। वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उन्होंने अपने हथियार कुछ बोरियों के अंदर छुपा कर रखे थे, जिससे कि ऐसा लगे कि वह कुछ सामान ले जा रहे हैं। कुछ बाजारों और गांवों को पार करने के बाद अब वह एक जगह आए, यानी एक छोटी सी नहर के पास, जिसको पार करने के बाद वो जंगल शुरू होना था। और उस जंगल के बाद वो गांव जहाँ उन्हें डकैती डालनी थी। श्रवण ने धीरे से सबसे कहा, सब लोग अब बोरियों को फेंक दो और इसमें से सारे हथियार निकाल लो और गोलियों को अच्छी तरह कमर पर और कंधों के चारों ओर बेल्ट से कस लो। सब ने वैसा ही किया और देखो किसी के जूते के फीते खुले ना हो। सब ने टॉर्च मारकर जूते के फीते चेक करे और अब वह वहाँ से आगे चल पड़े। नहर पार करते ही घना जंगल अब शुरू हो चुका था। वे अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह जंगल इतना भयानक और घना था कि उनको अपने आसपास के पेड़ भी मुश्किल से दिखाई पड़ रहे थे। फिर गोपाल श्रवण से बोला, क्या टॉर्च जलाकर रास्ता देखूं? अरे नहीं, टॉर्च की रोशनी दूर तक दिखाई देगी। सुनो, तुम्हारे पास कोई रुमाल है? हाँ हाँ है। उसे इस टॉर्च के आगे लपेटो और बस उसी रोशनी से आगे बढ़ो। और गोपाल ने वैसा ही किया। वे लोग उसी मध्यम रोशनी में आगे बढ़ते जा रहे थे। भयानक जानवर की आवाज़ें उन्हें आ रही थीं, पर कोई भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि टॉर्च की रोशनी कम थी। अचानक श्रवण ने सबको रुकने के लिए कहा। उसने तुरंत गोपाल के हाथों से बिजली की फुर्ती से टॉर्च छीनकर बंद कर दी। सब लोग शांत खड़े थे। सबको किसी के चलने की आवाज़ आई, पर थोड़ी देर में वो आवाज़ आना बंद हो गई। फिर काफ़ी देर तक रुके रहने के बाद श्रवण बोला, सुनो गोपाल, टॉर्च जलाओ और आगे बढ़ो। वह फिर से टॉर्च पर रुमाल लपेटकर चलने लगा। अब धीरे धीरे उन्हें कुछ झोंपड़ियाँ और वहाँ जलती लालटेन नजर आने लगी। तब श्रवण बोला, यह टॉर्च बंद करो, हम गांव के बहुत नज़दीक आ गए हैं। सुनो अर्जुन, क्या टाइम हो रहा है बताओ? 1:15 हो रहे हैं। हैं, अजीब बात है, इतनी रात गए भी ये गांव के लोग जाग रहे हैं। तभी गोपाल बोला, मैं कहता हूँ श्रवण भाई, अब भी समय है, यहाँ से भाग चलो, वरना हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। चुप रहो गोपाल, मैं अब डकैती डाले बिना वापस नहीं लौटूंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हारे पास टॉर्च और हथियार हैं, चले जाओ। फिर गोपाल चुप हो गया। इधर सूर्य घुटनों के बल चलते चलते अपनी दूरबीन से पेड़ के पीछे छिपकर पता नहीं क्या देख रहा था। तब श्रवण बोला, तुम क्या देख रहे हो इतने ध्यान से? श्रवण भाई, मैं जो देख रहा हूँ आप शायद देख ना पाएँ। क्या है बताओ? ये लो, खुद ही देख लो। जब श्रवण ने उस दूरबीन से देखा तो क्या देखता है, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो हवा में उड़ के एक आग के पास चक्कर लगा रहे हैं और पास में एक पतला 11 से 12 फीट का आदमी यह सब देख रहा है। बड़ा अजीब और डरावना दृश्य था ये। फिर भी श्रवण लालच में आकर इतना पागल था, उसने फिर भी कहा, हम इन लोगों की नज़रों से बचकर
चोरी तो करेंगे ही। सूर्य ने जो देखा था उन लोगों को अब सबको सच सच बताया। तुरंत गोपाल बोला, मुझे कुमार ने कहा था मुसीबत में पड़ो तो नदी पार करके दूसरे जंगल में चले जाना। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें बचने का रास्ता तो मिला। फिर सबको समझा के वह सब धीरे धीरे उस गांव के पास पहुंचे और उस गांव में से गाने बजाने की भयानक आवाज़ें उन्हें आ रही थीं। वो गांव के पीछे की तरफ से धीरे धीरे हर घर की खिड़की के अंदर झांक रहे थे कि उन्हें कुछ मिल जाए। पर कुछ घर जो उन्होंने देखे तो क्या देखा, एक घर में सब लोग एक जगह पर बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह एक लाइन में बैठे हैं। बड़ी अजीब तरीके से ये देखकर श्रवण ने आगे चलने का इशारा किया। ऐसे ही सूर्य ने भी देखा कि एक घर के अंदर एक बिस्तर पर एक व्यक्ति लेटा है, मगर उसके पैर इतने पतले और लंबे हैं कि घर की छत को छू रहे थे। वह समझ गया कि यहाँ पर जो भी है कोई मनुष्य नहीं है। गोपाल इन सब बातों से भेद डरा हुआ था। वह फिर बोला, अरे भाइयों निकल चलो, इससे पहले इन्हें पता लगे कि हम यहाँ हैं। श्रवण ने कहा, चलो मैं तुम्हारी बात को मानने से पहले कुछ घरों को देख लूँ। तो उन्हें एक घर बिना किसी के खाली मिल गया। सब लोग अंदर घुसे और दरवाजे को बंद कर दिया। वहाँ पर एक बड़ा संदूक रखा था। जब श्रवण ने वह संदूक खोला तो वाकई उसमें भारी मात्रा में सोना, हीरे, जवाहरात थे। वह तब बोला, सुनो दोस्तों, अब अलग अलग अपने अपने बैगों में ये सारा सामान भर लो और भाग चलो। सब ने जल्दी जल्दी उस सारे सामान को अपने अपने बैग्स में भरा और तुरंत उस घर से बाहर निकल आए। लेकिन एक गड़बड़ उनसे हो गई थी। वो खजाने और उन प्रेतों से बचने के चक्कर में इतने खो गए थे कि गांव से निकलने का रास्ता भूल गए थे। जैसे जहाँ से वो आए थे वो रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। वो रास्ता अब जिस रास्ते पर वो थे वहाँ से उन्हें लगा कि बहुत सारे लोगों का समूह उनकी तरफ आ रहा है। वह तुरंत पास की बड़ी बड़ी झाड़ियों में छिप गए और देखने लगे कि कौन है। जो नज़ारा उन्होंने देखा उसे देखकर वह बुरी तरह डर गए। वो ऐसे भयानक प्रेत थे जैसे उन्होंने कभी ना देखे हों। कोई बिना हाथ पैरों के हवा में उड़ रहा था, किसी का सर गायब था, किसी का कद 12-15 फीट था या फिर उससे भी ज़्यादा। कोई चारों पैरों पर था, किसी के तो कई हाथ और कई पैर थे, मगर सब उस खजाने वाले घर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वह उस घर के लिए मुड़े, श्रवण भागा और उसके साथी भी। वो अब अलग अलग मुड़ रहे थे। करीब 50 से 60 फीट की दूरी पर अब वो जंगल रह गया था जहाँ से वो आए थे और उनको उनका लक्ष्य दिखाई दे रहा था। वह कुछ कदम ही बढ़े थे कि एक झोंपड़ी पर उन्हें एक अजीब सा प्राणी दिखाई दिया। उसने एक ज़ोर की चीख मारी उन सभी लोगों को, यानी कि उन प्रेतों को बुलाने के लिए। तभी श्रवण ने निशाना लेकर उस पर गोली चलाई। वह गोली लगते ही झोपड़ी के अंदर घुस गया। ये शोर सुनकर वो सब लोग कुछ ही मिनटों में उन सब डकैतों से थोड़ी दूरी पर दिखाई दिए जो खजाने वाले घर की ओर मुड़े थे। अब तेज़ी से भागने का समय था। अर्जुन चिल्लाया, भागो नदी की तरफ। वह सब लोग तेज़ी से भागे, पर वे प्रेत उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और उस जंगल में भी उनके पीछे लगे हुए थे। सब ने अपनी अपनी टॉर्चें खोली और बहुत सारी गोलियां उन प्रेतों पर दागी। तो कुछ तो पीछे हटे, मगर सारे नहीं। थोड़ी देर में उन्हें कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी नदी दिखाई दी। वह सारे भागकर उसमें कूद गए। वह प्रेत अब किनारे पर खड़े अजीब भाषा में चिल्ला रहे थे, गुर्रा रहे थे और उन पर चीख रहे थे। वह नदी पार करके दूसरे जंगल में पहुंचे तो सुबह की पहली किरण आ चुकी थी। वह सब घायल और थके हुए थे। उनको जंगल पार करते करते दोपहर हो गई। फिर सबने पानी पिया और आराम कर शाम तक उसी जंगल वाले घर तक पहुंचे, यानी अपने जंगल वाले घर तक। सब ने अब उन बैगों को खोला और उस खजाने को आपस में बांटा और अपनी जान बचाने का भगवान का और गोपाल का बेहद धन्यवाद कर चोरी डकैती का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी एस्केप फ्रॉम द हॉन्टेड विलेज। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। फ्रेंड्स, वो हाइप बटन प्रेस करना भी ना भूलें। आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।